दोस्तों, मेरा आज का जो टॉपिक है वो है ब्रांच अकाउंटिंग। तो आप लोग देख सकते हैं ब्रांच के बारे में मैंने क्या लिखा। तो मैं थोड़ा सा कैमरा को सामने कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ब्रांच अकाउंटिंग हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो व्हाट इज़ ब्रांच? सबसे पहले तो ब्रांच को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो अ ब्रांच इज़ अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ जोग्राफिकली सेपरेटेड फ्रॉम इट्स हेड ऑफिस। एक ब्रांच जो है वो एक पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि जोग्राफिकली सेपरेटेड होता है अपने हेड ऑफिस से। मतलब एज्यूम करिए कि आपका हेड ऑफिस अगर मान लीजिए दिल्ली में है तो आपका ब्रांच हो सकता है कोलकाता में, या हो सकता है वो चेन्नई में, या हो सकता है वो हैदराबाद में। मतलब सीधी बात है कि ब्रांच का जो ऑफिस होता है वो हेड ऑफिस से काफ़ी ज़्यादा दूरी में रहता है, काफ़ी ज़्यादा अलग रहता है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो अच्छा, अब ब्रांच इज असाइन्ड अ स्पेशल टास्क। ब्रांच का काम क्या होता है? ये हमेशा एक स्पेशल टास्क के लिए बनता है। इसको हम लोग ऑलवेज एक स्पेशल टास्क देते हैं। ठीक है, कौन देता है? हेड ऑफिस देता है। क्या करना है उसको सेलिंग का काम करना पड़ता है, ठीक है, एडवर्टाइजिंग का काम करना पड़ता है, आफ्टर सेल सर्विस देना पड़ता है, एटसेट्रा। तो दोस्तों सेलिंग, एडवर्टाइजिंग ये सब तो आप जानते ही हो। आफ्टर सेल सर्विस आज के बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने माल बेचा अपने कस्टमर को, तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है, तो हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स खराब हो गया आपका फ़ोन। मान लीजिए आप फ़ोन बेच रहे हो, आपका फ़ोन खराब हो गया, तो क्या होगा? वो जो वारंटी पीरियड में अगर उसका वो फ़ोन है तो कस्टमर क्या करेगा? आपके पास अप्रोच करेगा और बोलेगा कि मुझे इसको बना दो, फ्री में सर्विसिंग कर दो। तो ऑल दिस फ्री सर्विसिंग, फ्री रिपेयर्स, फ्री मेंटेनेंस, ये सारे चीज़ों को बोला जाता है आफ्टर सेल्स सर्विस। ठीक है, तो ब्रांच का ये सारा काम होता है। समझ आ रहा है आपको? अच्छा, टाइप्स ऑफ ब्रांचेस दोस्तों, अब हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ ब्रांचेस। तो देखिए दोस्तों, दो तरह के ब्रांचेस होते हैं। वन इज कॉल्ड एज द इनलैंड ब्रांच एंड द अदर इज कॉल्ड एज द फॉरेन ब्रांच। तो इनलैंड ब्रांच किसको बोलते हैं? इनलैंड ब्रांच एक ऐसा ब्रांच है विच इज लोकेटेड इनसाइड द होम कंट्री। होम कंट्री किसको बोलते हैं दोस्तों? जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो अगर इंडिया में जो ब्रांचेस होंगे, मतलब सीधी बात, हेड ऑफिस जिस पर्टिकुलर कंट्री में लोकेटेड होता है उसको हम लोग बोलते हैं होम कंट्री। ठीक है, तो मेरा अगर हेड ऑफिस, मेरे कंपनी का अगर हेड ऑफिस इंडिया में लोकेटेड है तो इंडिया बिकम्स माई होम कंट्री। और इंडिया के अंदर जितने भी ब्रांचेस होंगे वो सारे ब्रांचेस को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? इनलैंड ब्रांचेस। इंडिया के बाहर जो ब्रांचेस लोकेटेड होंगे वो ब्रांचेस को हम लोग बोलेंगे फॉरेन ब्रांचेस। मेरे हिसाब से आपको बात पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा, राइट? अच्छा, इनलैंड ब्रांचेस को हम लोग क्या करेंगे? इनलैंड ब्रांचेस को फर्दर दो टाइप में हम लोग इसको बांटते हैं। वन इज कॉल्ड एज द डिपेंडेंट ब्रांच एंड द अदर इज कॉल्ड एज द इंडिपेंडेंट ब्रांच। ठीक है, मैं कैमरा को थोड़ा सा नीचे करता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर जो है वो दिखाई दे। ये आप लोग देख सकते हैं। तो व्हाट इज द डिपेंडेंट ब्रांच? देखिए मैंने इसको डिफाइन भी किया है यहाँ पे। अ डिपेंडेंट ब्रांच क्या होता है? अ ब्रांच विच डिपेंड्स अपॉन द हेड ऑफिस। ब्रांच जो अपने हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, क्या करने के लिए? फॉर गेटिंग फंड्स। दोस्तों फंड का मतलब पैसा होता है। तो ब्रांच को अपना ऑपरेशंस को करने के लिए, अपना बिजनेस को करने के लिए उसको पैसे का ज़रूरत होता है। तो उन पैसों का पूर्ति उसको कहाँ से होता है? डिपेंडेंट ब्रांच के केस में उसको इन पैसों का पूर्ति, इन रुपयों का पूर्ति उनको हेड ऑफिस से मिलता है। समझ आ रहा है आपको? तो ब्रांच विच डिपेंड्स अपॉन द हेड ऑफिस फॉर गेटिंग फंड्स टू मीट इट्स एक्सपेंसेस, ताकि वो अपने खर्चों को चला सके। ब्रांच को अपने बिजनेस में तरह तरह के खर्चों को बियर करना पड़ता है। जैसे कि ब्रांच ऑफिस के लिए रेंट भरना पड़ता है, उसके बाद बिजली का बिल देना पड़ता है, और भी तरह तरह के खर्चे हैं जो आपको बियर करना पड़ेगा। तो इन खर्चों को बियर करने का जो पैसा है वो अगर उसको हेड ऑफिस से रिसीव हो रहा है और हेड ऑफिस के ऊपर पूरी तरीके से अगर वो डिपेंडेंट है, तो हम लोग ऐसे ब्रांचेस को दोस्तों बोलते हैं डिपेंडेंट ब्रांचेस। तो इज इट क्लियर दोस्तों? तो वी कॉल दोज ब्रांचेस डिपेंडेंट ब्रांचेस इफ द ब्रांच depends upon the head office for getting funds to meet its expenses and also for getting goods। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि डिपेंडेंट ब्रांचेस को जो भी माल आता है, माल रिसीव करता है वो बेचने के लिए, वो माल उसको कहाँ से मिलता है? वो माल, वो गुड्स उसको मिलता है अपने हेड ऑफिस से। क्लियर है? लेकिन इंडिपेंडेंट ब्रांचेस के केस में ऐसा सिचुएशन लेकिन नहीं है। देखिए दोस्तों मैंने क्या लिखा? A branch which does not depend upon the head office, एक ब्रांच जो अपने हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, for getting funds
टू मीट इट्स एक्सपेंसेस एंड ऑल्सो फॉर गेटिंग गुड्स, तो वैसा ब्रांच को हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंट ब्रांच। मतलब इंडिपेंडेंट ब्रांच के पास स्वयं अपने पास इतना पैसा, इतना फंड्स, इतना गुड्स रहता है कि उसको हेड ऑफिस के ऊपर निर्भर करने का आवश्यकता नहीं पड़ता है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब हम लोग डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट ब्रांचेस डिस्कस करने के बाद अब देखिए डिपेंडेंट ब्रांच को भी हम लोग फर्दर टाइप्स में हम लोग बांट सकते हैं। तो ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा मेरे बोर्ड में। तो डिपेंडेंट ब्रांचेस फर्दर दो टाइप्स में हम लोग इसको बांट सकते हैं। वन इज कॉल्ड एज द रिटेल ब्रांच एंड द अदर इज कॉल्ड एज द होलसेल ब्रांच। दोस्तों ये दोनों जो पॉइंट्स है ये हम लोग डिटेल्स में, जब ये चैप्टर और आगे बढ़ेगा तो मैं आपको डिटेल्स में इसके बारे में चर्चा करूँगा। तो आइए आज अभी हम लोग और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो मेथड्स ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग है वो कितने तरह से होते हैं, ठीक है, उसके मेन टाइप्स क्या क्या है। तो देखिए मैंने लिखा है अपने बोर्ड में मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग मेनली 3 तरह से होता है, इसके 3 मेथड्स होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो पहला मेथड है दैट इज कॉल्ड एज सिंपल डेटर सिस्टम, जो दूसरा मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, और तीसरा मेथड का नाम है फाइनल अकाउंट सिस्टम। हम लोग एक एक करके इन तीनों सिस्टम्स को हम लोग समझने वाले हैं। तो लेट अस बिगिन विथ द सिंपल डेटर सिस्टम। तो देखिए सिंपल डेटर सिस्टम क्या होता है, मैंने क्या लिखा देखिए बोर्ड में, दिस सिस्टम ट्रीट्स द ब्रांच एज अ डेटर हु इज अ कस्टमर ऑफ द हेड ऑफिस। डेटर मतलब होता है दोस्तों कस्टमर। तो यहाँ पे हेड ऑफिस अपने ही ब्रांच को अपना कस्टमर मानने लगता है। तो वो ऐसा सोचता है कि हम जो गुड्स भेज रहे हैं, हेड ऑफिस ऐसा सोचता है कि हम ब्रांच को जो गुड्स भेज रहे हैं, ब्रांच वो या तो उस गुड्स को मुझे कभी ना कभी वापस करेगा या उसको बेच करके जो पैसा है उसको लौटाएगा। मतलब सीधी सीधी बात, वो अपने आप वो ऐसा सोचता ही नहीं कि ब्रांच उसी का पार्ट है, वो ऐसा सोचने लगता है कि ब्रांच जो है वो उसका एक कस्टमर है। तो जैसे एक कस्टमर को हम लोग माल बेचते हैं तो कस्टमर को हम लोग अपने अकाउंट्स में डेबिट करते हैं, तो उसी तरीके से वो भी क्या करता है, जैसे ही वो माल भेजता है या पैसा भेजता है तो उसको उसके लिए वो उसको क्या कर देता है, डेबिट कर देता है। तो देखिए इस चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा, देयरफॉर एनी गुड्स और कैश सेंट टू द ब्रांच इज डेबिटेड इन द ब्रांच अकाउंट। इसीलिए जो भी वो कैश या जो भी वो गुड्स ब्रांच को भेजेगा उसके लिए वो उसको डेबिट कर देगा। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एनी गुड्स रिटर्न्ड बाय द ब्रांच। अब ब्रांच अगर वापस कर देता है तो वो ऐसे सोचता है हेड ऑफिस कि ये सामान किससे मिल रहा है, मुझे अपने कस्टमर से वापस मिल जा रहा है। तो कस्टमर से जब कोई सामान वापस आ जाता है तो जैसे हम लोग कस्टमर के अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करते हैं, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग क्या करने वाले हैं, उसको क्रेडिट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का, देखिए एनी गुड्स रिटर्न्ड बाय द ब्रांच, ठीक है, एनी गुड्स और कैश सेंट टू द ब्रांच इज डेबिटेड टू द ब्रांच, एनी गुड्स आर रिटर्न्ड बाय द ब्रांच, ठीक है, एंड कैश सेल्स कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स एटसेट्रा विल बी क्रिएटेड इन द ब्रांच अकाउंट। तो दोस्तों इस चीज़ को, इस रूल को समझने के लिए आप लोग एकदम सिंपल सा रूल समझिए। आप पर्सनल अकाउंट का रूल ऑलरेडी जानते हैं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो जब हम लोग यानी कि हेड ऑफिस ब्रांच को जब सामान भेजते हैं तो ब्रांच क्या करता है, उसको रिसीव करता है। तो रिसीवर वाला रूल लग जाता है, डेबिट द रिसीवर। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ब्रांच अकाउंट को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने ब्रांच अकाउंट को डेबिट किया, डेबिट द रिसीवर। और क्रेडिट द गिवर, जब ब्रांच वापस कर दिया उस सामान को, जब ब्रांच कैश वापस कर दे रहा है तो ब्रांच कौन बन जा रहा है, गिवर बन जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे ब्रांच अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करते हैं। बात समझ गए, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो रूल कौन सा अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, पर्सनल अकाउंट वाला रूल अप्लाई कर रहे हैं, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। ये रूल हम लोग यहाँ पे अकाउंट्स में अप्लाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। अब देखिए इसके बाद क्या लिखा हुआ है, कैश दिस मेथड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट केसेस। इस मेथड को हम लोग फर्दर 2 अलग अलग केसेस में हम लोग इसको बांट सकते हैं। तो कौन कौन सा केसेस है, केस वन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कॉस्ट प्राइस मेथड, जिसमें when the goods sent to the branch and all the stock is recorded at the cost price। कॉस्ट प्राइस मतलब हेड ऑफिस जिस दाम पे माल को खरीदा है बाजार से, उस दाम को हम लोग यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बोलते हैं।
अगर हेड ऑफिस बनाया भी होगा, मैन्युफैक्चरर भी होगा, तो उसको सामान को बनाने में, गुड्स को बनाने में जो खर्चा लगा होगा उसको हम लोग यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बोलेंगे। तो कॉस्ट प्राइस पे जब सारे के सारे गुड्स, सारे के सारे स्टॉक का रिकॉर्डिंग करने लगेंगे तो इट विल बिकम द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मेथड से हम लोगों को करना है। सेकेंड केस में इनवॉइस प्राइस मेथड है। तो इनवॉइस प्राइस मेथड क्या है दोस्तों? द इनवॉइस प्राइस इज कॉस्ट प्राइस प्लस लोडिंग। तो इनवॉइस प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस लोडिंग। अब आप लोग बोलिए सर लोडिंग क्या है? लोडिंग इज द नेम गिवन टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडेड इन द स्टॉक। यानी कि स्टॉक में जो सामान इंक्लूडेड है, स्टॉक में जो प्राइस एक्स्ट्रा प्राइस इंक्लूडेड है, जो प्रॉफिट इंक्लूडेड है पहले से, उसको यहाँ पे हम लोग क्या करना चाहते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं लोडिंग। होता यूँ है कि हेड ऑफिस ना ब्रांच मैनेजर को बोलना नहीं चाहता है, डिस्क्लोज नहीं करना चाहता है कि उसने माल को किस दाम पे खरीदा, कॉस्ट प्राइस को डिस्क्लोज नहीं करना चाहता है। तो वो क्या करता है? वो थोड़ा सा दाम को स्लाइटली कॉस्ट प्राइस से हायर रख करके, हायर प्राइस को जा करके बताता है ब्रांच मैनेजर को और बोलता है कि तुम एक काम करो, तुम इससे भी ज़्यादा दाम पे तुम माल को बेचो। ये कुछ नहीं है दोस्तों, ये एक स्ट्रेटजी है जिससे कि ब्रांच मैनेजर के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बनाया जाए कि वो थोड़ा सा एफर्ट ले और थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू, सेल वैल्यू हम लोगों को रियलाइज करके दे। बात समझ आ रहा है आपको? अच्छा, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा? इन दिस मेथड द हेड ऑफिस सेंड्स द गुड्स टू द ब्रांच एट अ स्लाइटली हायर प्राइस। यहाँ पे हेड ऑफिस जो है वो थोड़ा सा दाम बढ़ा करके मतलब माल को हेड ऑफिस को देता है। देन द कॉस्ट प्राइस, दिस डिफरेंस बिटवीन हेड इनवॉइस प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लोडिंग। इसी डिफरेंस को हम लोग लोडिंग का नाम देते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग सिंपल डेटा सिस्टम के अंतर्गत जो ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट है वो कैसे बनाएंगे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले देखिए मैंने क्या लिखा? फॉर्मेट ऑफ ब्रांच अकाउंट इन सिंपल डेटा सिस्टम। तो कौन से मेथड से दोस्तों बनाने वाले हैं इस चीज़ को? वी आर गोइंग टू शो द कॉस्ट प्राइस मेथड। ठीक है, याद रखिएगा थोड़ा मोड़ा एडजस्टमेंट होता है इनवॉइस प्राइस मेथड में, उसके उसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा। तो कॉस्ट प्राइस मेथड, कॉस्ट प्राइस मेथड में सबसे पहले आप लोग लिखिएगा इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। याद रखिएगा ये सारे अकाउंट्स किसके बुक्स में बन रहे हैं? ये सारे अकाउंट्स आपके बन रहे हैं हेड ऑफिस के बुक्स अकाउंट्स में। अब इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस लिखने के बाद जो भी ब्रांच रहेगा उसका अगर नाम डालिएगा तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी, जैसे मान लीजिए कानपुर में आपका ब्रांच है तो कानपुर ब्रांच अकाउंट, अगर मान लीजिए कि आपका कोलकाता में ब्रांच है तो कोलकाता ब्रांच अकाउंट, जहाँ भी ब्रांच रहेगा उसका नाम डालने के बाद फिर ब्रांच अकाउंट लिखिएगा। उसके बाद आप क्या करिएगा? डेबिट पर्टिकुलर्स अमाउंट क्रेडिट ये डालिएगा। उसके बाद आप जो बैलेंसेज हैं, जो ओपनिंग बैलेंसेज हैं उसको डालिएगा। ओपनिंग बैलेंसेज मतलब ईयर के स्टार्टिंग में जो बैलेंसेज रहते हैं उसको हम लोग ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं। जैसे कि ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? हो सकता है ऐसा कि ब्रांच का लास्ट ईयर में कुछ माल बिका नहीं, वो जो स्टॉक है उसको इस साल तो वो कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, तो उस स्टॉक को हम लोग बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर, ओपनिंग पेटी कैश। तो दोस्तों ओपनिंग पेटी कैश क्या होता है? ओपनिंग पेटी कैश का मतलब होता है कि ब्रांच मैनेजर को एक्चुअली छोटा मोटा कैश मिलता है अपने हेड ऑफिस से, ताकि वो छोटा मोटा काम, छोटा मोटा जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर, कोई क्लाइंट आ गया ब्रांच में, ठीक है, तो बड़ा क्लाइंट है तो उसको चाय पानी नाश्ता वगैरह वो सब कराना पड़ता है, तो उसके लिए क्या होता है हेड ऑफिस से ब्रांच मैनेजर को कुछ पैसा मिलते रहता है टाइम टू टाइम। उस छोटे मोटे पैसे को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं पेटी कैश। ठीक है, पेटी मतलब छोटा मोटा। बात समझ में आ रहा है? तो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर, ओपनिंग पेटी कैश, ये सारे आइटम्स आप लोग पहले डेबिट साइड में लिख दीजिएगा। फिर डेबिट साइड में लिखिएगा गुड्स सेंड टू द ब्रांच। ये गुड्स कौन भेज रहा है? ये गुड्स हेड ऑफिस भेज रहा है। किसको भेज रहा है? ब्रांच को भेज रहा है। तो यहाँ पे गुड्स सेंड टू ब्रांच आप लोग शो कर लीजिएगा। इसके अलावा लिखिएगा टू कैश। ये कैश कौन भेज रहा है? हेड ऑफिस भेज रहा है। किसको भेज रहा है? ब्रांच को भेज रहा है। तो जब हेड ऑफिस गुड्स या कैश दोनों में से कोई भी चीज़ को अगर ब्रांच को भेजेगा तो हम लोग क्या करेंगे? इसको ब्रांच में हम लोग ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में इसको हम लोग दिखाने वाले हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं? फिर लिखेंगे कैश सेंड टू द ब्रांच। अच्छा, कैश हो सकता है किसके लिए भेजा गया? हो सकता है आपके रेंट भरने के लिए भेजा गया, इलेक्ट्रिसिटी के लिए हो सकता है, या हो सकता है सैलरी पेड करने के लिए, या हो सकता है वेजेस का पेमेंट करने के लिए, या कोई भी खर्चे के लिए। जो भी खर्चा यहाँ पे होगा आप लोग उसको टू कैश के नीचे आप लोग उसको यहाँ पे दिखाओगे। इसके बाद क्या है? इसके बाद अब देखिए क्रेडिट साइड में हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो क्रेडिट साइड में देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बाई कैश सेल्स। ठीक है, फिर हम लोग लिखने वाले हैं बाई कैश
कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, ठीक है, बाय कैश सेल्स। जो नगद में हम लोग माल बेचेंगे उसको हम लोग यहाँ पे कैश सेल्स नाम देंगे, और जो हम लोग तो कस्टमर से जो पैसा हम लोग रिसीव करने वाले हैं, जो उधार में हो सकता है माल बेचे होंगे, उसका जो पैसा यहाँ पे हम लोग रिसीव करेंगे तो वो हो गया कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। तो हम लोग ये दोनों आइटम्स को यहाँ पे लिखने के बाद फिर हम लोग लिखेंगे गुड्स सेंट टू द ब्रांच। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इस वाले गुड्स सेंट टू द ब्रांच और इस वाले गुड्स सेंट टू द ब्रांच में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे गुड्स जो है हेड ऑफिस ब्रांच को भेज रहा है, और यहाँ पे जो गुड्स है वो ब्रांच लौटा रहा है। क्यों लौटा रहा है सर? लौटाने के पीछे एक ही रीज़न हो सकता है माल डिफेक्टिव है, ठीक है, या हो सकता है उसका जो एक्सपायरी डेट है वो आ गया होगा। तो इन दैट केस वो सारे माल जो सड़ रहा है, जो बिक नहीं रहा है, जो डिफेक्टिव है, उसको ब्रांच क्या करता है, अपने हेड ऑफिस को उसको रिटर्न कर देता है, रिटर्न बैक कर देता है। तो उन रिटर्न बैक गुड्स को यहाँ पे हम लोग शो करते हैं क्रेडिट साइड में। इसके बाद यहाँ पे हम लोग बैलेंस शीट लिखते हैं। बैलेंस शीट का मतलब होता है दोस्तों क्लोजिंग बैलेंसेस। तो जिस तरीके से आपने ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर, ओपनिंग पेटी कैश लिखे थे, वैसे ही उन आइटम्स का जो क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे उसको यहाँ पे आप क्रेडिट साइड में शो कर दो, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग डेटर्स, क्लोजिंग पेटी कैश एटसेट्रा। अब आप क्रेडिट साइड का टोटल करो और डेबिट साइड का भी टोटल करो। जिस साइड ज़्यादा होगा हायर साइड से लोअर साइड को माइनस करो। अगर मान लीजिए कि क्रेडिट साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड छोटा आ रहा है, तो जो डिफरेंस होगा उसको आप बोलो नेट प्रॉफिट, ठीक है। जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग यहाँ पे नेट प्रॉफिट बोलते हैं। ये जो नेट प्रॉफिट है दिस इज ट्रांसफर टू द जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ व्हाट इज दिस जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब होता है हेड ऑफिस का, ठीक है।